नमस्कार, आदाब। न्यूज़ टाइम भारत में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं आज की खास और ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। तो पहली खबर है पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर बढ़ते तनाव के बीच 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप को गुरुवार को अंबाला एयरबेस पर औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस की उनकी समकक्ष फ्लोरेंस पार्ली, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS जनरल विपिन रावत, वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया और रक्षा सचिव अजय कुमार शिरकत करेंगे। वायुसेना के एक प्रवक्ता ने कार्यक्रम के बल को इतिहास का बेहद महत्वपूर्ण मील का पत्थर करार देते हुए कहा, कार्यक्रम के दौरान राफेल विमान का औपचारिक अनावरण किया जाएगा, पारंपरिक सर्वधर्म पूजा की जाएगी और राफेल और तेजस विमान हवाई करतब दिखाएंगे। राफेल विमानों का निर्माण फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने किया है। वायुसेना ने प्रवक्ता विंग कमांडर इंद्रनील नदी ने कहा कि राफेल विमानों को बल के 17वें स्क्वाड्रन में शामिल करने से पहले उन्हें पानी की बौछारों से पारंपरिक सलामी दी जाएगी। 29 जुलाई को पहली खेप के तहत 5 राफेल विमान भारत लाए गए थे। भारत ने लगभग 4 साल पहले फ्रांस में 59,000 करोड़ रुपए से 36 राफेल विमान खरीदने का सौदा किया था। अब तक भारत को 10 राफेल विमानों की आपूर्ति की जा चुकी है, जिनसे पहले 5 अभी फ्रांस में ही हैं, जिन पर भारतीय वायुसेना के पायलट प्रशिक्षण ले रहे हैं। सभी 36 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति 2021 के अंत तक पूरी हो जाने की उम्मीद है। 4 राफेल लड़ाकू विमानों के एक अन्य जत्थे के नवंबर तक भारत पहुंचे जाने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा कि भारत द्वारा फ्रांस से 36 और लड़ाकू विमानों की संभावित खरीद पर सिंह और पार्ली की बातचीत के दौरान शुरुआती चर्चा हो सकती है। करते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है देश में बढ़ रही कोरोना महामारी को लेकर। कोरोना महामारी की वजह से बच्चों में मंडराते वैश्विक संकट पर चर्चा के लिए आयोजित 2 दिवसीय लॉरिएट्स एंड लीडर्स फॉर चिल्ड्रन समिट में बुधवार को फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ ए जनरेशन टू कोविड-19 नामक एक रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट चौंकाने वाले रहस्यों का उद्घाटन करती है। रिपोर्ट खुलासा करती है कि कोरोना महामारी की वजह से स्कूलों के बंद रहने से दुनिया के करीब 1 अरब बच्चों की शिक्षा तक पहुंच संभव नहीं हो पा रही। घर पर इंटरनेट की अनुपलब्धता के कारण 40 करोड़ से अधिक बच्चे ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम का उपयोग करने में असमर्थ हैं। 30 करोड़ 70 लाख बच्चे स्कूलों के बंद होने से पोषाहार के लाभ से वंचित हैं। परिवार के पास खाना नहीं होने से सबसे कम उम्र के बच्चे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इसीलिए अगले 6 महीनों में 5 साल से कम उम्र के 10,20,000 से अधिक बच्चों को कुपोषण के कालगाल में समा जाने का अनुमान है। वहीं टीकाकरण योजनाओं के बाधित होने से 1 वर्ष या उससे कम उम्र के 8 करोड़ बच्चों की बीमारी का खतरा बढ़ गया है। कोरोना महामारी से पैदा हुए आर्थिक संकट की वजह से घरेलू आय में भारी कटौती से सबसे गरीब परिवारों के बच्चों का स्कूल जाना बंद हुआ है, जिससे वे बाल श्रम, गुलामी, दुर्व्यवहार और बाल विवाह करने से मजबूर हुए हैं। जहां लॉकडाउन में कमी आई है, वहां बाल श्रमिकों को फिर से काम कर वापस लाया जा रहा है। भारत में भी ये खतरा मंडरा रहा है। भारत के 4 करोड़ से अधिक कामगारों को 25 मार्च से 31 मार्च के बीच सरकारी सहायता प्रणाली की भारी उदासीनता का खामियाजा भुगतना पड़ा। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा से संबंधित शिकायतों में भारी वृद्धि हुई। ये रिपोर्ट भारत सहित अन्य गरीब देशों की स्थितियों के सामने लाने का काम करती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन 20 देशों द्वारा वित्तीय राहत के रूप में 8.02 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर देने की घोषणा की गई थी, लेकिन उसमें ये अभी तक केवल 0.13% या 10.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर ही कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभावों से लड़ने में मदद आवंटित किया गया है। रिपोर्ट में दुनिया के करोड़ों बच्चों के भविष्य की रक्षा के प्रति अमीर सरकारों के असमान आर्थिक रूप को भी दर्शाया गया है। इस समिट का आयोजन कैलाश सत्यार्थ चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है आम आदमी पार्टी के निलंबित निगम पार्षद ताहिर हुसैन ने फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजे जाने के आदेश को चुनौती देने के लिए बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ताहिर हुसैन ने निचली अदालत द्वारा 7 सितंबर को पारित आदेश को रद्द करने तथा उन्हें तुरंत तिहाड़ जेल भेजने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी को निर्देश देने का अनुरोध किया है।
ये याचिका सुनवाई के लिए जस्टिस योगेश खन्ना के समक्ष आई और उन्होंने ताहिर हुसैन के वकील से उस फैसले को रिकॉर्ड में रखने को कहा जिसका वो जिक्र कर रहे थे। इस मामले में अब गुरुवार को सुनवाई होगी। ईडी इस आरोप की जांच कर रहा है कि नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तथा दंगों को भड़काने के लिए ताहिर हुसैन और उनके करीबी लोगों ने कथित शेल कंपनियों के जरिए करीब 1.10 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में ताहिर ने कहा कि उन्होंने ईडी ने औपचारिक रूप से 20 अगस्त को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया और 28 अगस्त को उन्हें 6 दिन के लिए एजेंसी की हिरासत में भेज दिया गया। ईडी ने एक बार फिर ताहिर हुसैन की हिरासत अवधि 9 दिन बढ़ाने की मांग की तथा 7 सितंबर को अदालत ने उन्हें 3 दिन को मोहलत दी। यह निर्देश दिया कि उन्हें 10 सितंबर को तिहाड़ जेल प्रशासन को सौंप दिया जाएगा। ताहिर हुसैन ने वकील के निचली अदालत के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि 15 दिनों की पुलिस हिरासत की अवधि औपचारिक गिरफ्तारी की तारीख से शुरू होनी है जो 20 अगस्त है। उन्होंने दलील दी कि पुलिस हिरासत की अवधि में और विस्तार कानून स्वीकार्य नहीं है। दिल्ली दंगों में 53 लोगों की हुई थी मौत। गौरतलब है कि नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच संघर्ष के बाद 24 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, गोंडा, चांदबाग, शिव विहार, भजनपुरा, यमुना विहार इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। इस हिंसा से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी, 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। साथ ही सरकारी और निजी संपत्ति को भी काफी नुकसान उठाया। उग्र भीड़ ने मकानों, दुकानों, वाहनों, एक पेट्रोल पंप को फूंक दिया था। स्थानीय लोगों तथा पुलिस कर्मियों पर पथराव किया। इस दौरान राजस्थान के सीकर के रहने वाले दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की 24 फरवरी को गोकुलपुरी में हिंसा हुई के दौरान गोली लगने से मौत हो गई थी और डीसीपी और एसपी सहित कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। साथ ही आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या करने के बाद उनकी लाश नाले में फेंक दी गई थी। बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।